नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और मॉनसून अपने अंतिम चरण में है और त्योहारों का सीजन चल रहा है। फेस्टिवल पर महंगाई ना बढ़े, इसको लेकर सरकार ने कई कदम उठाए भी हैं। ऐसे में एग्री कमोडिटीज, खासकर चावल, खाने के तेल और कॉटन पर आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, आज हम इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ हमारे एग्री गेस्ट भी हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता, साथ ही साथ सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हिमांशु अग्रवाल हैं हमारे साथ, और एसवीपी ग्लोबल वेंचर्स के सीईओ रिटायर्ड जनरल ओपी गुलिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। शो की शुरुआत हम यहाँ पर चावल के साथ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट एक्शन हमने सरकार की तरफ से आता हुआ देखा है। उठापटक यहाँ पर काफी बनी रही है। मॉनसून की अगर बात करें तो वो अपने अंतिम चरण में जरूर है, लेकिन आईएमडी का अब भी मानना है कि अगले 2-3 हफ्ते तक यहाँ पर बारिश लगातार रह सकती है। एक्चुअली उनका तो ये कहना है कि अगले वीकेंड पे यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में एक नया डिप्रेशन भी बन सकता है। कैसे देखते हैं इस बारिश को, इसका इम्पैक्ट खड़ी फसल को, और ओवरऑल क्रॉप कैसी रह सकती है? अपने हम जानकारों से यही जानने की कोशिश करेंगे। हिमांशु, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, एज ऑफ नाउ जो मॉनसून है, फसल कैसी आपको सामने नजर आती है? बुआई के फाइनल नंबर्स क्या हैं और क्या ईल्ड को लेकर कोई चिंताएं हैं? देखिए, मॉनसून अभी भी बरकरार है। आंध्र प्रदेश में अभी भी काफी बारिश हो रही है सभी इलाकों में, और हमें उम्मीद है एटलीस्ट आने वाले 10 से 15 दिनों में बारिश लगातार बनी रहेगी। तो बुआई के नंबर्स जैसा हमने लगातार कहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बदलाव हम पिछले साल के बनस्पत देखेंगे। हालांकि आप अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट के ही कई डिपार्टमेंट्स ने ये क्लेम किया है कि जो 116 मिलियन टन का एवरेज उत्पादन रहता है, उससे कुछ बढ़कर ही उत्पादन रहेगा। तो हम 128 से 130 मिलियन टन के आसपास का उत्पादन हम इस साल देख सकते हैं। एंड जहाँ तक यील्ड की बात है, मुझे कोई इसमें दिक्कत समझ में नहीं आती इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम पैडी टू राइस। तो यील्ड में भी मुझे कोई खास वैसी चिंताजनक स्थिति उत्पन्न होती नहीं दिख रही। हम्म। तो हिमांशु, ओवरऑल क्रॉप साइज किस तरह का रह सकता है? ऑफ कोर्स एक टेंटेटिव नंबर आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, और दूसरा ये, जिस तरह के मेजर्स यहाँ पर सरकार ने लिए हैं, किस तरह की चिंताएं आपको फिलहाल बाजार में नजर आती हैं? 128 से 130 मिलियन टन के आसपास, जैसा मैंने कहा कि क्रॉप की साइज दिख रही है। एंड जो सरकार ने फिलहाल एक्सपोर्ट बैन ऑन ब्रोकन एंड व्हाइट राइस पर जो ड्यूटी लगाया है, उससे नॉन बासमती निर्यात जो 17 मिलियन टन था, वो हमें 10 से 12 मिलियन टन तक श्रिंक होता हुआ दिखता है, जिसमें 4 मिलियन टन ब्रोकन थे जिसपे ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया है, और करीबन 7 मिलियन टन जिसमें व्हाइट राइस था उस पर ड्यूटी है। तो ऑलरेडी लोकल मार्केट्स में हम ब्रोकन में 20% और व्हाइट राइस में 10% की गिरावट भाव में देख चुके हैं। जितने भी पोर्ट रिलेटेड एरियाज थे वहां पर प्राइजेस काफी क्रैश हुए हैं। एंड तो मुझे लगता है कि प्राइजेस विल कंटिन्यू टू फॉल, मतलब नीचे इनके तरफ ही देख रहे हैं हम प्राइजेस। जब तक ये पॉलिसी, अगर इस पे कुछ रिवर्सल आता है तो ही प्राइजेस में कुछ सुधार देखने का मौका मिलेगा। आपने कहा पिछले एक हफ्ते में हमने थोक के चावल के भाव में करीबन 100 से 200 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल की गिरावट आते हुए देखी है। कितनी और गिरावट की एक्सपेक्टेशन आपको यहाँ से है? ब्रोकन में मुझे लगता है कि हम जो 2200 रुपए प्रति क्विंटल थे, हमें लगता है 1600 रुपए प्रति क्विंटल तक हम आ जाएंगे। एंड व्हाइट राइस में जो हम 2300 से 2400 रुपए के बीच में थे, मुझे 2100 से 2200 रुपए तक आने की संभावना दिखती है। ऑलराइट हिमांशु, आप जो ये गिरावट भावों में आई है वो इस समय आई है जब चावल यहाँ पर बाजारों में आना शुरू होगा। कैसे देखते हैं आप जो एक बैलेंस यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? क्या कितना महत्वपूर्ण ये किसान के लिए है? बाजार को ये समझ में आता है कि फेस्टिविटीज़ हैं और सरकार चाहती है कि कंज्यूमर्स को यहाँ पर बहुत सारा पैसा शेल आउट ना करना पड़े एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए, लेकिन क्या आप एक बैलेंस यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे किसान और कंज्यूमर में? देखिए, जहां तक आने वाले फसल की बात है, उस फसल में मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट सरकार खुद कर लेती है एमएसपी के भावों में। और प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण अन्न योजना भी अपनी पूरी रफ्तार में चालू है। हालांकि वो 30 सितंबर तक ही है, उसके आगे एनरोल होने की उम्मीद नहीं जताई जाती है। बट क्योंकि गवर्नमेंट ने निर्यात बंद किया है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इस स्कीम को आगे कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि उनका प्रोक्योरमेंट बढ़ना पड़ेगा। वरना किसानों के ऊपर हम खरीफ में तो नहीं, बट रबी क्रॉप में काफी अच्छा खासा प्रेशर देखेंगे, क्योंकि रबी क्रॉप में एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता था। आप पार्बोइल्ड राइस की बात करें या व्हाइट राइस की बात करें,
तो उसके हम इम्पैक्ट रबी में ज्यादा देखेंगे। खरीफ में क्योंकि ज्यादा प्रोक्योरमेंट सरकार खुद कर लेती है, हम प्राइजेस के ऊपर उतना कोई खास दबाव नहीं देखेंगे हम। राइट। आपसे दो आंकड़े और लेना चाहेंगे हिमांशु। एक तो ये कि अब एक्सपोर्ट आपको कितना होता हुआ नजर आता है, जिस तरह की ड्यूटी है, कितना कॉम्पिटिटिव है हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जहां पर 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी है। और दूसरा सवाल ये है कि फेस्टिवल डिमांड किस तरह की निकलता हुआ देखते हैं आप, क्या उन नंबर्स में भी कोई ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है? एक्सपोर्ट जो हमने गैर बासमती का 1,70,00,000 टन था, टोटल चावल का 2,10,00,000 टन था। तो उसमें हम नॉन बासमती एक्सपोर्ट में 1,70,00,000 से मुझे लगता है हम 1,10,00,000 या 1,20,00,000 से ऊपर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफी इसमें दिक्कतें आना चालू हो गई हैं। और उस पर भी डिपेंड करता है, जो हमने सरकार से निवेदन किया है कि जो एटलीस्ट पोर्ट पर माल है उसे निर्यात होने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उस पे ऑलरेडी हमारे पास एलसीज हैं, हमारे कमिटमेंट्स हैं। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा। करीबन मेरा मानना है कि 7 से 8 लाख टन माल आज पोर्ट पर है, तो उम्मीद है कि सरकार हमें उस चीज पे रिलैक्सेशन देगी, हम वो निर्यात कर पाएंगे। तो 1,10,00,000 से 1,20,00,000 के आसपास। और आने वाले फेस्टिव मौसम में मुझे लगता है कि जो ये प्राइजेस में गिरावट आई है उससे कंज्यूमर्स को राहत जरूर मिलेगी। ऑल राइट। तो यानी कि चावल में कुछ और राहत की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर इंडस्ट्री को। जहां तक प्राइसेस की बात है, यहाँ पर लगातार दबाव देखने को मिल सकता है। 2200 के स्तर 1600 के हो सकते हैं ब्रोकन राइस के लिए। और ओवरऑल हमने मुनाफा वसूली आते हुए देखी ही है चावल में। थोक बाजार में तो ऑलरेडी है, रिटेल में उसका ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले 1-2 हफ्ते में बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है। जहां तक फसल की बात है, वहां पर कोई चिंताएं नहीं है। माना यही जा रहा है कि पिछले साल जो फसल थी ऑलमोस्ट उतना ही चावल पैडी की फसल हम इस बार भी होता हुआ देखेंगे। ये तो पूरी बात हुई पैडी एंड राइस की, लेकिन बात अब यहाँ पर खाने के तेलों की करेंगे, जहां पर भी अगर आप हाई से देखें तो ऑलमोस्ट 35 से 45% तक की गिरावट हम काफी हद तक खाने के तेलों में देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि फसल बेहतरीन मानी जा रही है और आवक के आते आते क्या भाव और यहां पर गिरेंगे, फेस्टिविटीज को लेकर क्या यहां पर एक्सपेक्टेशन है, जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बीवी मेहता यहां पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मेहता नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले मॉनसून कैसे देखेंगे आप और किस तरह की फसल, स्टैंडिंग फसल और ईल्ड्स को लेकर अब एक्सपेक्टेशन है? देखिए, जहां तक का मानसून है, अब तक तो सारे रिपोर्ट अच्छे हैं, खासकर में जहां ऑयल सीड ग्रो होता है, राइट फ्रॉम गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ तो और राजस्थान, वहाँ सारे रिपोर्ट अच्छे हैं। थोड़ा नुकसान कहाँ कहाँ हुआ है, वो जो रिवर बेल्ट में नुकसान थोड़ा हुआ था, एमपी में हुआ है। और ओवरऑल इज अ कंफर्टेबल लेवल है सो फार। मानसून इज नॉर्मल फॉर द ऑयल सीड सेक्टर, दैट्स वन पार्ट। सेकंड से अब एकरेज की बात है, प्रैक्टिकली एकरेज लास्ट ईयर काफी बड़ा था। ये साल अगर हम एकरेज देखें तो मोरल इज द सेम। तो सोयाबीन का देखें तो 120 लाख के करीबी है, लास्ट में भी इतना ही था। ग्राउंड नट में यस मार पड़ा है, कम से कम 3,60,000 हेक्टेयर कम हुआ है। वो एक और वो चला गया है कॉटन में, खासकर सौराष्ट्र में काफी शिफ्ट हुआ है। सौराष्ट्र में सोयाबीन का बढ़ोतरी हुई है अभी। और एक तीसरा जो मैं देख रहा हूँ, केसर के ऊपर दाम इतने रहे हैं, तो कैस्टर का एकरेज काफी बड़ा है। लास्ट ईयर कैस्टर नीचे था, ऐसा एकरेज काफी बढ़ रहा है और कैस्टर की उत्पादकता भी अच्छी आ रही है, तो कैस्टर का उत्पादन बढ़ेगा। कहने का मतलब यही है, सोयाबीन यू आर मोर और लेस द सेम लेवल, ग्राउंड विल बी डाउन प्रोडक्शन में और कैस्टर विल गो अप। दिस मेन तीन जो खरीफ क्रॉप है उनकी सिचुएशन है। हाँ जी मैडम। तो क्लियरली थोड़ा सा शिफ्ट यहाँ पर हमने आता हुआ देखा है, लेकिन ये सिक्लिकल भी है, जैसे हम हमेशा बात भी करते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से सरकार की नीतियां रही हैं, भावों को नीचे लाने के लिए काफ़ी सारी कोशिशें की गई और वो सारे स्टेप्स अभी भी यहाँ पर हैं। जो फ्री इम्पोर्ट है वो मार्च तक कर दिया गया। टीआरक्यू की बात हम यहाँ पर करते भी रहते हैं। बाजार में अब आवक भी आनी शुरू हो जाएगी। कितनी मुनाफा वसूली हाईज से खाने के तेलों में आ चुकी है, और अगर ये सारे मेजर्स चलते रहे और आवक भी आएगी तो कितनी और मुनाफा वसूली आप फिलहाल भावों में अब देखते हैं? मनीषा जी, आप रेगुलर ट्रैक कर रहे हैं एडिबल ऑयल की। अगर आप देखें मई महीने में जो प्राइस थी सीपीओ $1,900, 1900, उसके सामने आज $900 के करीब आ गए हैं, $960 है, 50% डाउन फॉर सीपीओ। सोयाबीन जो 1800 1900 में चल रहा था, अभी 1300 तक ही है। सेम वे सनफ्लावर, सनफ्लावर इज ऑल्सो $2,100 गए थे, उसके सामने आज आ गए हैं 1300। तो सारा इंटरेस्ट प्राइसेस गिरी है और साथ में लोकल प्राइस भी गिरी है। अगर आप देखें मई की कंपेयर में आज देखें तो पाम ऑयल का 70,000 रुपये नीचे आया है। बाकी तेलों है कोई 40 से 50,000 तक नीचे आए। आई एम टॉकिंग द होलसेल।
हाँ, एक चीज जरूर आप पूछेंगे, रिटेलर को फायदा, रिटेलर में प्राइस भी और गिरी है, मगर जैसे टाइम गैप मतलब जब भी प्राइस जैसे गिरती है तो 15-20 दिन लगता है वो पास आउट करने में, क्योंकि और एक थोड़ा डिस्कनेक्ट भी है, लेट मी एडमिट, होलसेल एंड डीलर, लोकल डीलर ऑलवेज थोड़ा ट्राई करेंगे कि जो हाई एमआरपी का उनके पास माल पड़ा है वो पहले पुश करेंगे, और बाद में लो एमआरपी का जो माल आता है कंपनियों से उसको पुश करता है, पर ओवरऑल प्राइस गिरी हुई है। आपने इंटरव्यू में 15-20 दिन पहले बोला था कि 10% और गिर सकती है, आज वही हालत है। और जी। आई वोंट बी सरप्राइज, थोड़ा और नीचे जा सकती है प्राइसेस, क्योंकि जो इंडोनेशिया में आज जो एक्सपोर्ट ड्यूटी फिर कम कर दी, $74 to $52 कर दी है, हम्म। लेविन नील कर दी है। अपने क्रॉप अच्छा है, अच्छा मतलब आई आई वुड से कैरी फॉरवर्ड सोयाबीन में काफी अच्छा है, चाहे वो 10 लाख हो, 15 लाख, 20 लाख जो भी है, पर एक रिकॉर्ड कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा है। मैं हिमांशु जी या से भी वही सवाल कर रही थी कि किस तरह से फिर हम बैलेंस बनता हुआ यहाँ पर देखते हैं किसानों के बीच में, क्योंकि नई आवक आ रही है, कंज्यूमर्स के लिए तो ऑफ कोर्स अच्छी न्यूज़ है। अब अभी हम वेट कर रहे हैं कि और भी रिटेल में यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, लेकिन कितने और भाव गिर सकते हैं और कब तक गिर सकते हैं? एक तरफ सरकार लगातार एमएसपी बढ़ा रही है, दूसरी तरफ सरकार कंसर्न्ड है कि हम कैसे भावों को कंट्रोल करें ताकि हमारा इन्फ्लेशन फिगर्स पे कोई असर ना आए। तो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस हैं। तो उस आपने एक्सपोर्ट बंद किया क्योंकि भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन एमएसपी प्लस कुछ स्टेट्स में हम बोनस भी देखते हैं जो सरकार देती है किसानों को। तो उन सब के चक्कर में अपने आप प्राइस पर अपवर्ड प्रेशर बन जाता है। तो अब लेकिन निर्यात बंद होने से इस पे हम जरूर नीचे आता हुआ देखेंगे सेकेंडरी मार्केट में। बट बैलेंस किस प्रकार से बनेगा ये देखने वाली चीज होगी, क्योंकि 11 साल के अनइंटरप्टेड एक्सपोर्ट्स के बाद इस पर बैन लगाया गया है, तो उससे काफी फर्क हम की आशंका है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर मेहता, वही सवाल आपसे भी, कैसे देखते हैं आप भारतीय बाजारों में अब बैलेंस बनता हुआ, चाहे वो किसान है या फिर कंज्यूमर है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो यहाँ पर झुकना होगा। नहीं, एक देखिए, अब तक अपना फोकस क्या रहते थे, हम्म। ओनली कंज्यूमर कंज्यूमर कंज्यूमर, जी प्राइस जी। ऊपर जाती थी तो आप ऑलवेज कंज्यूमर के हित में बात करते थे, मगर अभी किसान का हित भी देखना पड़ेगा, वो एकरेज बढ़ा रहा है। और साथ में देखिए, अभी सोयाबीन 5,200 पे आ गया, एमआरपी है 4,300, नॉर्मली एमआरपी से उसके 20-25% ऊपर मिले तो किसान खुश रहता था, मतलब आज 4,300 के सामने 5,500 मिले तो खुश था, मगर जैसा उसने आज लास्ट टाइम देखा है 8,000, 9,000, 10,000 सोयाबीन के दाम, तो उसको ऐसा लगेगा कि जब भी हमने सोइंग स्टार्ट किया तभी इतना ऊपर दाम थे और अभी नीचे कैसे आ गए। वो है कि और गवर्नमेंट को वो भी एक चिंता का विषय भी बन जाएगा, अगर और 300-400 रुपया सोयाबीन प्राइस नीचे आई तो तकलीफ होगी। पर साथ में उसे एक सिल्वर लाइन भी है, इंडिया का एक्सपोर्ट सोयाबीन मिल का बंद हो गया लिटरली, क्योंकि हम आउट प्राइस है वर्ल्ड मार्केट है, क्योंकि हमारी सोयाबीन की प्राइस काफी ऊपर थी। अभी सोयाबीन की प्राइस कम हो रही है तो पैरिटी में आ रहे हैं, हो सकता है कि नई सीजन में फिर से सोयाबीन मिल का एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाए, पर गवर्नमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा। अभी किसान जब अक्टूबर में अपना माल लेके आएगा उसको सही दाम मिले ताकि एनकरेज टू कंटिन्यू ग्रो द सोयाबीन, नहीं तो जैसे ग्राउंड नट से निकल के कॉटन में चला गया, अगले साल सोयाबीन से निकल के और किसी में चल जाएगा, अगर उनके पास ऑल्टरनेट है तो। हाँ जी जी हाँ। मैडम। डॉक्टर मेहता, आपकी ही भेजी हुई रिपोर्ट के ऊपर अगर यहाँ पर ध्यान डालें तो मील एक्सपोर्ट्स अगस्त के महीने में 70-71% बढ़े हैं। ऑफ कोर्स रेप मील का यहाँ पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इन नंबर्स को आप कैसे देखते हैं और रेप सीड को लेकर आगे भावों में क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, रैपसीड मिल जो इंडिया का रैपसीड मिल है और सामने कनाडा के जो है यूरोप का मिल, काफी $70-80 का डिफरेंस है, ओके। so that's the biggest advantage. Second, India has a logistic advantage. The major consumer market is South Korea, Taiwan, Thailand, वो है। तो इंडिया है लॉजिस्टिक एडवांटेज, यहाँ से 8-10 या 12 दिन में माल पहुंच जाता है। तीसरा एडवांटेज ये है कि इंडिया के शिप स्मॉल क्वांटिटी, 10,000-15,000 टन का वेसल आप दे सकते हैं, टू पोर्ट डिस्चार्ज भी दे सकते हैं, जहाँ जब भी वहां से कनाडा से ले तो 40-45 का वॉयज है, और साथ में ये हो टू बाय 30 or 40,000 बिगर वेसल, तो वो छोटे जो है वो पसंद नहीं करते हैं। तो इंडिया हैज डेफिनेटली एडवांटेज एंड दे आर यूजिंग, पहले तो 7-8% यूज करते थे इंडियन रैपिड मिल, जी। आज जो न्यूज आ रही है 12 से 13% फॉरेन यूज कर रहे हैं। हम्म। So definitely there's a market for India, and which we have attempted to grow this market last 20 years, now yielding the results. Yeah, काफी हमने वहाँ ताइवान
कोरिया सब्जेक्ट में मेहनत की थी टू जी। प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ रैपिड मीट, और आज हो रहा है, अच्छी तरह से जा रहा है। ओके। और आप आज आप एक और देखें, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सोयाबीन नहीं है, रैपसीड मिल है। रेपसीड मिल एक है, हाँ जमाना जी। ओके, डॉक्टर मेहता, मुझे याद है कि मैं और आप बात कर रहे थे कि हाँ, हमारे घर वाले अब यहाँ पर खुश हैं क्योंकि खाने के तेलों के भाव नीचे आए हैं और मॉनसून में खाने के तेल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन हाँ। बात बताइए, बहुत सारे इंडियन हाउस होल्ड जो हैं, वो चाहे चावल है, गेहूँ है, खाने के तेल हैं, वो भरने की कोशिश करते हैं जब बेहतर भाव है या फिर आवक का समय होता है। जिस तरह की गिरावट ऑलरेडी हम खाने के तेलों में देख चुके हैं, आप कहेंगे कि एक थोड़ा सा ज़्यादा खरीद के रखा जा सकता है? क्या जरूरत है, रेगुलर सप्लाई है। ओके। हम एडिबल ऑयल का हम इंपोर्ट कर रहे, 65% इंपोर्ट कर रहे, राउंड द ईयर आने वाला है। ओके। तो आपको जरूरत नहीं कि आप, हाँ, अगर आप मूंगफली के तेल जो ग्राउंडनट है, वो जो फिल्टर रहा ग्राउंडनट है, अब जरूर ले लीजिए नई सीजन में। अभी नहीं, नई सीजन में ले लेंगे तो पूरे साल आपको जो है उसकी एरोमा मिलती रहेगी। वो रिफाइंड तो पूरे साल आपको मिलने वाला है, कोई भी रिफाइंड चाहे सोया, सन, राइस ब्रान, राउंड द ईयर आपको मिलने वाला है, उसमें कोई एरोमा नहीं है। एरोमा किसमें, एक्सपेलर ऑयल है, जैसे ग्राउंडनट में है, मस्टर्ड में है, जैसे कोकोनट ऑयल में। हाँ, तो लीजिए, आप सीजन में लीजिए तो अच्छी क्वालिटी आपके ग्राउंडनट ऑयल की ले लेंगे तो पूरी साल चलती है। पहले तो वही था, हमारे माताजी भी वही करती थी, पूरे साल का नवंबर दिसंबर दिवाली के बाद में लेके रखती थी। पर अभी जरूरत नहीं है इतनी। ऑलराइट, यानी कि हाँ। भावों में यहाँ पर कंसोलिडेशन बनती हुई नजर आएगी। जिस तरह के हाईज हमने खाने के तेलों में देखे हैं, वो नियर टर्म में तो अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है। काफी हद तक यही हाल हमने कॉटन का भी होता हुआ देखा है। ऑल टाइम हाईज छूने के बाद अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है, चाहे वो सरकारी मेजर्स हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ रिसेशन की चिंताएं हैं। कॉटन की फसल में भी यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इन सब पर आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। पिछले तकरीबन एक महीने में बहुत ही अप्स एंड डाउन हुए हैं मनीषा, एंड इसके दो कारण हैं। एक तो इंटरनेशनल जो सिनेरियो है कॉटन का, उसमें 15 अगस्त को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक बहुत ही नेगेटिव सी खबर आई थी कि वहां पर सीवियर ड्राउट हुआ है, और उसके कारण देयर इज ऑलमोस्ट 43% क्रॉप में कट होना है, और फार्मर्स ने अपना फार्मिंग फील्ड्स वेकेट कर दिए हैं। एंड सिमिलरली ब्राजील जो नंबर 2 पे है कॉटन प्रोडक्शन में, वहां पर भी हीट वेव्स का और ड्राउट का डर था। सिमिलर थिंग हैपेंड इन चाइना। सो पुट दीज ऑल थिंग्स, थ्री ऑफ देम टुगेदर, सडनली देयर वाज अ फियर इन द मार्केट इंटरनेशनली कि अब की बार भी कॉटन की फसल कम होगी, एंड प्राइसेस स्टार्ट शूटिंग अप, जिस तरह से आपने बोला अभी। और तकरीबन 3rd वीक अगस्त में प्राइसेस 22 अगस्त के आसपास टॉप पे पहुंच गए थे। अपना एमसीएक्स में उस दिन 51,090 का भाव चल रहा था, जो पीक पे था। लेकिन धीरे धीरे ये खबर जब सेटल हुई और मालूम चलने लगा, तो देयर आर बेटर न्यूज स्टार्टेड कमिंग इन। But as it was happening, the second factor which happened during this period is also Pakistan. Pakistan is also a good producer of cotton, and वहाँ भी जो सीवियर अभी फ्लड आए हैं, तकरीबन 5 लाख मीट्रिक टन का वहाँ भी नुकसान हुआ है करके। तो इंटरनेशनल लेवल पे कॉटन का देयर इज अ फियर, देयर इज अ नेगेटिव न्यूज कि इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। However, when you look inwards, in-house, so there is a positive news about in-house India. And the good part is that in India, the production is going to be good, crop size is better. And इसके कुछ कारण है why it is happening. You see what has happened कि जैसे अभी मेहता जी ने बताया था कि लास्ट ईयर्स जो कॉटन्स के भाव बढ़े थे, उसके कारण फार्मर्स ने ना बहुत सारा शिफ्टिंग हुआ। There is a tectonic shift between the crop sowing, एंड बहुत सारे मूंगफली और सोयाबीन से फार्मर्स ने शिफ्ट किया कॉटन की तरफ। एंड व्हाई? बिकॉज कॉटन का जो स्पॉट प्राइस है वो तकरीबन 5,600 के करीब है, बट बिक रही है 10,000 से ऊपर। सो फार्मर इज गेटिंग अ वेरी गुड प्राइस, एंड दैट्स व्हाई दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द कॉटन, एंड दैट हैज अफेक्टेड द क्रॉप साइज दिस टाइम। जनरल गुलिया, कैसे देखते हैं आप आगे जाके यहाँ पर मांग बनती हुई? क्योंकि अभी तक हमने देखा था यहाँ पर चिंताएं थी कि भाव इतने ज्यादा हैं तो स्मॉल और मीडियम मिल्स यहाँ पर बंद हुई, लोगों ने यहाँ पर कैपेसिटी बंद करी। अब क्योंकि भाव यहाँ पर इतने करेक्ट हो चुके हैं, आप देखते हैं मिलों की तरफ से मांग आती हुई, क्या आप देखते हैं एक्सपोर्ट की मांग फिर से बढ़ती हुई? यस मनीजा, व्हाट हैज हैपेंड, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही डिफिकल्ट फेज से गुजरी है। पहले कोविड हुआ, फिर हाई कॉटन प्राइसेस हो गए, 50-60% कैपेसिटी पे स्पिनर्स आजकल अपना काम कर रहे हैं। इंटरनेशनली डिमांड बिल्कुल डाउन हो गई है, एंड व्हेन यू लुक एट इट, द डिमांड एट इंटरनेशनल स्टेज इज स्टिल नॉट रिकवर्ड फुल्ली
there is a chance, but till the time Ukraine war continues, there is a fear of recession, then the inflation in US, UK and Europe, all these things put together, the demand is still stable. However, when you look inwards, अब अपना इंडिया में एक स्वीट स्पॉट पे है. Okay. अपना फेस्टिवल सीजन आ रहा है. फेस्टिवल सीजन में अच्छे से अप्रैल की और गारमेंट्स की डिमांड बढ़ती है एंड cotton prices stable हो जाएंगे. So we as spinners are looking forward for this season now and run our things at full capacity, and we are looking forward for a very good positive season now. ऑलराइट, जनरल गुलिया, एक फाइनल सवाल आपसे है, सरकारी मेजर्स आप यहाँ पर किस तरह से बनता हुआ देखते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पर, और दूसरी चीज़ ये कि जैसे आपने कहा कि अब सेकंड हाफ या जो फाइनल क्वार्टर इस साल का है, सभी को एक्सपेक्टेशन है कि फेस्टिवल डिमांड के चलते सभी सेक्टर्स यहाँ पर बेहतरीन करेंगे. कुछ नंबर्स के साथ आप काम कर रहे हैं कि किस तरह की डिमांड ग्रोथ यहाँ पर रहेगी? You see what happens that as I said, internationally will not be, but we certainly feel that we will हम अपना पूरा 100% कैपेसिटी पे अभी स्पिनर्स चलेंगे. तकरीबन अपना इंडिया में 50 मिलियन स्पिनर्स की कैपेसिटी है. अभी उसमें से 30 और 40 के करीब अपना कैपेसिटी पे चल रहे थे. So once the spinners start moving fully, then there are looms which are around 24 lakh loom है इंडिया में. They will start running at full capacity. Now this cycle starts, and once this cycle starts, the positivity comes in the complete thing and all. And that is how the complete textile industry will get a boom. And textile industry as इंडिया में second largest employment provider है. So जैसे ही इसमें पॉजिटिविटी आती है, ओवरऑल इकोनॉमी में you will see it positively affects the overall economy. So we feel that yes, this season, next about 3-4 months are going to be the best season for the textile industry. All right. यानी कि बेहतरीन सेक्टर सीजन यहाँ पर आगे जाकर कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर देखने को मिल सकता है. ऑफ कोर्स भावों में गिरावट है, वो इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन है. फेस्टिवल सीजन है तो वो कंज्यूमर्स के लिए यहाँ पर अच्छा है. किसानों पर यहाँ पर जरूर ध्यान देना होगा, लेकिन ओवरऑल फसल, एक्सपोर्ट्स और डिमांड को लेकर एज ऑफ नाउ बाजार में कोई बहुत खासी चिंता नहीं है. लेकिन इसी के साथ ये शो समेटने का भी समय है. बहुत शुक्रिया जनरल गुलिया, डॉक्टर मेहता, हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम सेक्टर्स पर एक्सपर्ट कमेंट्स भी देने के लिए. इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर.